अस्सलाम वालेकुम जी। आज बात करेंगे अंग्रेजी एसे के बारे में, या क्या कहें फिर बात करेंगे इंग्लिश एसे के बारे में। और इंग्लिश एसे के बारे में हमें बार बार बात करने की ज़रूरत इसलिए महसूस होती है, एक तो जब हम मुकाबले का इम्तिहान वगैरह देते हैं तो उसमें इंग्लिश एसे एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन मेरी नज़र में उससे भी बड़ा चैलेंज ये है कि एसे का मतलब ये है कि हम किसी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक को लिख के बता सकें। ये उतना ही जरूरी है जितना हम वैसे बोल के बता सकें। और अगर हम किसी टॉपिक को बताने में कामयाब नहीं हो सकते तो मेरी नजर में ये फिर तालीम पर, ये लर्निंग पर और स्टडीज पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाता है। वो आप 16 साल आपने तालीम हासिल की, आपको कोई कहता है जी इस चीज पे कुछ 2 लाइनें लिख दें, आप स्ट्रगल करते हैं, आपको कहते हैं जी खड़े होकर बता दें। तो इन दोनों चीजों पे मेरा बहुत जोर रहता है कि अगर आपने तालीम हासिल की है तो आप उसको किसी को बताने के काबिल होने चाहिए, चाहे लिख के बताएं चाहे जुबानी बताएं। अब आगे चलते हैं। ऐसे या इंग्लिश राइटिंग जनरली के बारे में जो काफ़ी डिस्कशन हम कर चुके हैं, काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। आज मैं 2 बातों पे अपनी तवज्जो दूंगा और वो भी बड़े अहम सवालात हैं। वो सवालात ये हैं कि इंग्लिश ऐसे की प्रैक्टिस कैसे की जाए, और दूसरी बात यह है कि अपने लिखे हुए ऐसे को चेक कैसे किया जाए। बस हमारे अंदर मोटिवेशन भी है, कमिटमेंट भी है, हम काम भी करना चाहते हैं, हम डेली ऐसे लिखी जा रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हम गलत लिख रहे हैं कि सही लिख रहे हैं। हमारी इंप्रूवमेंट ही नहीं आ रही। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि लोग इम्तिहानों में फेल हो जाते हैं, उन्हें ये भी पता नहीं चलता कि वो क्यों फेल हुए। एनेक्डोटली बातें सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई कंक्रीट चीज नहीं है, कोई सिस्टमैटिक चीज नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यह पता नहीं है कि व्हाट वर्क्स और व्हाट डजंट, क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता जब आप पढ़ाई करेंगे। मैं आपके सामने 3 रखूंगा प्रैक्टिस के तरीके और 3 रखूंगा चेक करने के तरीके। चेक करना भी बड़ा जरूरी है। आजकल किसी के पास कोई टाइम नहीं है कि आप उसको ऐसे दिखाते फिरें। अव्वल तो ऐसे लोग होंगे कम, अगर होंगे भी तो वक्त नहीं होगा। तो आपने ये काम खुद ही करना है, प्रैक्टिस भी खुद ही करनी है और चेक भी खुद ही करना है। अब जनाब, प्रैक्टिस के कौन से 3 तरीके हैं और चेक करने के कौन से 3 तरीके हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस की तरफ आ जाते हैं। अमूमन मैंने जो देखा है नौजवानों को कि जब वो लिखने की मशक कर रहे होते हैं तो वो लिखी जा रहे हैं और उसके बाद उसको देखते हैं और उनको बाहर ठीक लगता है और कभी नहीं भी ठीक लगता। ये जो असेसमेंट है ये ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। सही ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के लिए जरूरी है कि आप ऐसे को उस तरह पढ़ें जैसे किसी और ने लिखा है। उसके लिए जरूरी यह है कि आप उसको उस वक्त देखें जब वो एक मुकम्मल पिक्चर बन चुका हो। आप अपनी प्रेपरेशन के दौरान अपने आप को उस तरह जज ना करेंगे, पूरे ऐसे को जज कर लें, तो फिर किस चीज को जज करें। जी हां, इस पे मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप उसको बाय पार्ट्स जज करें। इसकी अब जो 3 शक्लें मैं आपको बता रहा था, इसकी पहली शक्ल यह है कि आप ये कर सकते हैं कि आप ऐसे के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन है, उससे पहले बल्कि आउटलाइन है, फिर इंट्रोडक्शन है, फिर बॉडी है, फिर इंक्लूजन है, पैराग्राफ्स है, इन सब की अलग-अलग मशक करें। सो पहले हफ्ते या 10 दिन या 15 दिन सिर्फ आउटलाइंस लिखें। अच्छी आउटलाइन की कोई एग्जाम्पल रख लें अपने सामने और एक आउटलाइन लिखना शुरू कर दें और उसको डेली इंप्रूव करें। इवन सुबह दोपहर शाम भी कर सकते हैं। दूसरी दफा फिर आगे जाएं और आप सिर्फ इंट्रोडक्शंस लिखें। तीसरे में जाएं, सिर्फ पैराग्राफ्स लिखें। फिर आगे जाएं, चौथे 5वें हफ्ते में सिर्फ कंक्लूजन्स लिखें। उसके बाद जाके कंप्लीट ऐसे लिखना शुरू करें। एक अप्रोच ये, एक दूसरी अप्रोच भी है, उसको मैं कहूंगा ग्रेजुअल एस्केलेशन। ये सारी अप्रोचेस बेसिकली ग्रेजुएटेड अप्रोच है, क्योंकि आपने अपने काम को डिवाइड करना है। वो ये है कि आप ऐसे शुरू करें 500 वर्ड्स का, मजमून पूरा रखें, टॉपिक पूरा रखें, उसके कंपोनेंट्स पूरे रखें, लेकिन लिखे 500 वर्ड्स में, जो तकरीबन 1 सफा बनता है। उसमें सारी बातें लिखें अपनी तरफ से, इंट्रोडक्शन भी छोटी सी लिखें 2 लाइनों की। उसके बाद फिर हफ्ते के बाद 1000 वर्ड्स की लिखें, फिर हफ्ते के बाद 2000 वर्ड्स का लिखना शुरू कर दें, फिर फाइनली उसको ग्रो करते करते 5000 वर्ड्स जो मेनली मेरा ख्याल होता है उतने तक ले जाएं। इवन 100 वर्ड्स पे भी कोई आप पैराग्राफ टॉपिक लिख दें। मसलन आप फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कहे कि जी पेंडेमिक पे 100 वर्ड्स पे लिखें, तो 100 वर्ड्स पहले लिखें, फिर 200 लिखें, 500 लिखें, 1000। इस तरह आप ग्रेजुअली आपको ग्रो करता चला जाएगा जब आप इंप्रूव करेंगे साथ साथ। और मैं आपको ये भी अब बात करूं कि 100 वर्ड्स भी बड़े ज्यादा होते हैं। 500 वर्ड्स और 1000 वर्ड्स में तो पूरे कॉलम लिखे जाते हैं जिसमें आप पूरे एक समझें टॉपिक को कवर करते हैं।
तो ये दूसरा तरीका है मेरी नज़र में, जिससे आप प्रैक्टिस करते चले जाएं और आप अपने आप को बढ़ाते चले जाएं। लेकिन बढ़ाना आपने डेली नहीं है, आप कम से कम वीकली या 10 डेज का टारगेट रखें और फिर उसके बाद आप उसको बढ़ाते चले जाएं। अच्छा, तीसरा तरीका बड़ा सादा है, आपको शायद ज़्यादा से ज़्यादा सादा लगे, लेकिन मेरा ख्याल में ये बड़ा इफेक्टिव है उन लोगों के लिए जिनका बैकग्राउंड इतना अंग्रेजी का नहीं है, या स्कूलिंग उस तरह की नहीं है, या इवन वो अभी तक स्ट्रगल करते हैं दोनों जुबानों के बीच में, जो कि एक हमारा एक बड़ा कॉमन सा है फीचर, इस पर कोई इतनी हैरत नहीं होनी चाहिए और इतना को अफसोस भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल है। दुनिया में 2 जुबानों को बोलने वाले लोग बड़े कम हैं, तो अगर हमें ये कर रहे हैं तो हमारे लिए हमें इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि पता नहीं हमें क्या हो गया। अच्छा, अब तीसरी बात यह है कि प्रैक्टिस इस तरह करें कि पहले ऐसे उर्दू में लिख लें, जो अमूमन हमारी जुबान है। अगर उर्दू भी नहीं है, आप कोई इलाकाई जुबान बोलते हैं या लिखते हैं उसमें, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, आप उसमें लिख दें। कोई भी ऐसे का टॉपिक लें और पहले ऐसे उसमें लिखें। इस तरीके से आपके जो ख्यालात हैं ना, वो तो कम से कम कागज पर आ जाए ना। उसके बाद क्या करें, उसके बाद उसको पकड़ के ट्रांसलेशन करें। ट्रांसलेशन करते हुए उर्दू अंग्रेजी डिक्शनरी बेशक इस्तेमाल कर। अब होगा ये कि कम से कम ऐसे के 2 लाइंस होती हैं, एक उसका कंटेंट होता है, एक उसका ग्रामर या लैंग्वेज होती है। तो दोनों में ही बाज़ दफ़ा बंदा मार खाता है। बाज़ दफ़ा आप लैंग्वेज ठीक लिख रहे होते हैं, अंदर कोई मवाद नहीं होता, बाज़ दफ़ा मवाद बड़ा अच्छा होता है लेकिन लैंग्वेज ठीक नहीं होती। अब कम से कम मवाद, मेरा अंदाजा है कि जो लोग प्रेपरेशन वगैरह करते हैं, जो मास्टर डिग्री होल्डर है, उनका मवाद ठीक होना चाहिए। मवाद के हिसाब से इलाकाई जुबान में या उर्दू में लिखें, उसको कर लें ट्रांसलेशन। इसके बड़े फ़ायदे हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपकी जो अंग्रेज़ी वोकैबुलरी है ना, वो बेहतर होती चली जाएगी। दूसरा बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको सोचना जो है ना, ये शिफ्टिंग ये बड़ी आसान हो जाएगी। और तीसरा यह है कि आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं। इसको आजमाइए, बड़ा आजमूदा है। अगर इफ़ नथिंग इज़ वर्किंग आउट, शायद इससे काम बन जाए। अब बात हो गई कि 3 तरीके हैं प्रैक्टिस करने के। अब भाई चेक कैसे करें, प्रोग्रेस को मॉनिटर कैसे करें, कैसे पता चले कि इंप्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बैठे हैं। उसके मेरी नज़र में भी मैंने 3 तरीके सोचे। पहला तरीका तो यह है कि आपने करना यह है कि जिस दिन ऐसे लिखना है ना, उस दिन उसको चेक नहीं करना। आपने आज ऐसे लिखा, उसको रख दें, उसको कम से कम हफ्ते बाद जाके देखें और आज पिछले हफ्ते वाले ऐसे को देखें। तो इस तरह होगा ये कि जब आप हफ्ते बाद उस ऐसे को देखेंगे या अपने रिटन मटेरियल को देखेंगे, तो आप उसको इस तरह पढ़ेंगे जैसे गोया वो किसी और ने लिखा है। अमूमन जब आप अपनी चीज पढ़ रहे होते हैं तो आप उसको ओन कर रहे होते हैं, आप उसमें गलतियां नहीं निकाल सकते। अपने बनाए हुए खाने में गलतियां निकालनी बड़ी मुश्किल काम है। अपने बनाए हुए किसी भी चीज में, काम में इमीडिएटली गलतियां निकालनी बड़ी मुश्किल है। बाद में देखें तो आपको नजर आता है ये भी गलती थी, ये भी गलती थी। आप उसको हफ्ते बाद देखें कम से कम। दूसरी टेक्निक ये है कि आपने उसके साथ एक चेकलिस्ट बना लेनी है कि एक अच्छे ऐसे के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। क्लैरिटी, ग्रामर, कंटेंट, आर्गुमेंट्स, एनालिसिस, जो एक मुरवजा चेकलिस्ट है, उसको 1 से 10 पे लिखना है। उसके बाद जब ऐसे पढ़ना है, हम उम्र कहते हैं अच्छा है, बुरा है, ठीक है, इनसे कुछ पता नहीं चलता क्या है। तो आप एग्जैक्ट जानना चाहते हैं कि आपको कहां पे मेहनत की जरूरत है। तो आपने पहले दिन अपना ऐसे पढ़ा, जो हफ्ता पहले लिखा था, तो आप उसमें पढ़ते हैं कि यार मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या लिखा है, मेरी बात से कुछ मतलब ही नहीं। बात आप लिखें क्लैरिटी नहीं। जुमले आप पढ़ते हैं, उनमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आप लिखते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, और उसको 10 के ऊपर नंबर दे, 2 3 4, 2 3 4। फिर अपने आप को खुद नंबर दे। उसके साथ एक और काम करें, अपनी गलतियों की फ्रीक्वेंसी लिखें कि किस जगह पे कितनी दफ़ा मैंने स्पेलिंग मिस्टेक्स की है, कितनी दफ़ा मैंने ग्रामर की मिस्टेक्स की है, कितनी दफ़ा मेरी लाइन ज़रूरत से ज़्यादा लंबी थी, कितनी दफ़ा पैराग्राफ ठीक नहीं था। तो उसके बाद एंड पे जब आप अपने आप को नोट दें, तो एक तो आपने ये बताया हो कि 10 में से इस 10 में से इतने थे, इस 10 में से इतने थे, इस 10 में, टोटल को छोड़ दें। सिर्फ ये सोचें कि हर 10 में से आपने कम से कम 8 नंबर लेने हैं। उसके साथ गलतियों की फहरिस्त अलहदा से मेंटेन कर लें। तीसरा तरीका मेरी नज़र में यह है कि आप ये कर सकते हैं कि आप अपने सामने एक उस मौजू पे एक अच्छा टेक्स्ट रख लें। अब ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपने कॉपी नहीं करनी कोई चीज़, आपने सिर्फ उसको एज एन एग्जाम्पल, एज ए मॉडल रखना है। तो आप फॉर एग्जाम्पल मिसाल देता हूं कि आप इकोनॉमी आफ्टर पेंडेमिक पे ऐसे लिखना चाहते हैं कि पेंडेमिक के बाद इकोनॉमी कैसी होगी, तो आप एक अच्छा टेक्स्ट निकालिए, उसको अपने साथ रखिए। उसके बाद पहले खुद लिखिए, फिर उसको पढ़िए और देखिए कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या हैं। आप उसको कॉपी नहीं कर सकते,
मगर आप कम से कम आपको ये आइडिया होगा कि आपके टेक्स्ट में कोई जान है या नहीं। तो इस तरीके से आपको एक कंपैरिजन से आइडिया होता जाएगा। आखिर में इतना मैं अर्ज करूंगा कि दुनिया के ज़्यादातर जो स्किल्स हैं ना, अलूम, वो आर्ट्स भी हैं और साइंस भी है, लेकिन उसको आपने बाय पार्ट ही करना पड़ता है। अब जैसे घर है, घर में साइंस का रोल है, ईंटें होती हैं, उसको खड़ा करना पड़ता है, स्ट्रक्चर होता है, बीम होती हैं, उसके साथ साथ आर्ट का रोल है, उसको सजाना पड़ता है। इसी तरह जब आप लर्निंग कर रहे हैं तो आपने उसको स्ट्रक्चर में बाय पार्ट करना है। कभी खिड़की लगानी है, फिर दरवाजे लगाने हैं, फिर हर चीज पे अलग अलग मेहनत करनी। स्पोर्ट्स की मिसाल लीजिए, बहुत गिफ्टेड प्लेयर्स के अलावा बाकी सारे प्लेयर अपनी उस चीज पे मेहनत करते हैं। कोई बॉलर है तो वो लाइन उसकी खराब है तो वो लाइन पे मेहनत करता है, लेंथ उसकी खराब है वो लेंथ पे मेहनत करता है, कोई रन पे वो पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका गैप कहां पे है और फिर मेहनत किस चीज पे करनी। तो ये जो प्रैक्टिस है ना, इसका मकसद ये होगा कि बीच बीच में आप गैप आइडेंटिफाई करके उनको ठीक करते चले जाएंगे। मैं सम अप के तौर पे सिर्फ ये अर्ज करना चाहूंगा कि 3 तरीके हैं प्रैक्टिस के, मेरी नजर में ज्यादा बेहतर। आप ये जरूर करें कि आप हो सकता है कि डेली लिखें और छोटा सा ऐसे लिखें और उसको बड़ा करते चले जाएं। दूसरी ये है कि आप डेली लिखें मगर आप पार्ट्स को पहले एड्रेस करते जाएं, आउटलाइन को करें, इंट्रोडक्शन को करें, पैराग्राफ को करें। और तीसरा ये है कि आप ऐसे उर्दू में लिखें और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। ये 3 तरीके प्रैक्टिस के हो गए। और 3 तरीके अब उसको चेक करने के ये हो गए कि पहली बात तो ये कि उसको कुछ हफ्ता 10 दिन बाद देखिए। दूसरी बात यह कि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी नंबरिंग कीजिए, फिर उसको नंबर असाइन कीजिए। तीसरा तरीका यह है किसी अच्छे टेक्स्ट से उसका कंपैरिजन कीजिए। ये मशक कीजिए, इसका फीडबैक दीजिए। उम्मीद है कि इससे आप को फ़ायदा होगा और आपकी जो एक कन्फ्यूजन है वो दूर होगी। मज़ीद इस पे डिस्कशन जारी रखेंगे, आपके से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।